हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, हम लोग क्लास 6 की साइंस की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जिसमें अब तक की हम लोग ने 10 अध्याय यानी कि 10 चैप्टर हम लोग पूरे डिस्कस कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग 11th चैप्टर 11वां जो अध्याय है उसे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें है प्रकाश, छायाएँ एवं परावर्तन। ठीक है, इसे पूरा अच्छे से पढ़ेंगे और इसे डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर है प्रकाश, छायाएँ एवं परावर्तन, इसमें देखिए क्या है कि हमारे चारों ओर अनेक प्रकार की रंग बिरंगी वस्तुएं देखते हैं, मतलब हम अक्सर देखते रहते हैं। जैसे स्कूल जाते समय हम कार, बस, साइकिलें, वृक्ष, जंतु, कभी कभी कुछ पुष्प भी देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इन वस्तुओं को हम देखते कैसे हैं। ठीक। दूसरा है, रात्रि के समय जब पूर्ण अंधकार हो जाता है तब इन्हीं स्थानों पर अगर हम फिर से विचार करें तो क्या हम ये जो चीज़ें हम दिन में देख रहे हैं, वस्तु और कार, बस, साइकिल, वृक्ष, जंतु वगैरह, क्या हम अंधेरे में या अंधेरे कमरे में इन सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं? रात्रि के समय में इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस दो बने। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है कि लेकिन जब आप कोई टॉर्च अथवा यानी कि अगर हम किसी अंधेरे कमरे में अगर चले जाएं तो वहाँ पे रखी हुई चीज़ें क्या हमें दिखाई देंगी? क्या हम उन वस्तुओं को देख सकते हैं? तो उनके लिए क्या कह रहे हैं कि जब आप कोई टॉर्च या फिर मोमबत्ती जलाते हैं तो उस कमरे में रखी हुई वस्तुओं को हम देख सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया है कि अगर हम किसी अंधेरे कमरे में जा रहे हैं, वहाँ की जो वस्तुएं हैं जो वहाँ रखी हुई, हमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो वहाँ की वस्तुओं को अगर हमें देखना है तो हम कैसे देखेंगे? तो इसके लिए यहाँ पे कहा गया कि अगर हम कोई टॉर्च या फिर मोमबत्ती अगर जलाएंगे तो कमरे में की रखी हुई जो वस्तु है वो हमें दिखाई देगी। ठीक है, इसके बाद है कि बिना प्रकाश की वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं और प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। तो इसमें यहाँ पे ये कह रहे हैं कि प्रकाश जो होता है वही हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। अगर प्रकाश नहीं है उस कमरे में, उस अंधेरे कमरे में, तो फिर हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। और इसका रीज़न क्या है, आखिर क्यों हम प्रकाश की उपस्थिति में ही देख सकते हैं? ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वो हम पढ़ेंगे और इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो फिर आगे देखिए कि जैसे ये टॉर्च है, टॉर्च का जो बल्ब है वो ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देता है। ठीक, टॉर्च, सूर्य का प्रकाश भी ऐसा ही पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है, उसका अपना खुद का प्रकाश होता है। तो दिन के समय हम इसी प्रकाश में वस्तुओं को देखते हैं। सूर्य का जो प्रकाश होता है उसी प्रकाश में हम दिन में वस्तुएं जो हमको दिख रही होती हैं वो इसी प्रकाश में देखते हैं। तो जो वस्तुएं, ये लाइन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा कि जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करती हैं ऐसी वस्तुओं को हम दीप्त पिंड कहते हैं। यानी कि ऐसी वस्तुएं जो जिनका प्रकाश होता है वो स्वयं का, उनका खुद का अपना प्रकाश होता है, तो वो वस्तुएं दीप्त वस्तुएं होती हैं। और ऐसी वस्तुएं जिनका अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है तो वो अदीप्त में आएंगी। जैसे कि चंद्रमा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। चंद्रमा का अपना खुद का, हालांकि चंद्रमा चमकता है लेकिन उसका अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करके उसकी जो है मतलब कि जो हीट है, जो भी है, प्रकाश को एब्जॉर्ब करके वो उसकी प्रकाश से चंद्रमा जो है वो चमकता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है कुर्सी, चित्र या फिर जूते, ऐसी जो वस्तुएं हैं उनके बारे में यहाँ कह रहे हैं कि उनके बारे में आप क्या कहेंगे? यानी कि इन्हें आप तभी देख सकते हैं जब प्रकाश एक दीप्त वस्तु या सूर्य या टॉर्च के रूप में दीप्त वस्तु से इन वस्तुओं पर पड़ता है, तब हमारी आंखों की ओर ये आता है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये आगे एक टर्म आएगा जिससे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर जैसे यहाँ पे दिया गया है कुर्सी या चित्र या कोई जूता वगैरह है, उसे अगर हम देखेंगे तो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे कि कोई भी प्रकाश दीप्त या ऐसी वस्तु जिससे प्रकाश, जो स्वयं जो है प्रकाश को उत्सर्जित कर रही है, तो उनका जो प्रकाश है वो जिस भी वस्तु पर पड़ेगा तभी हम वो जब वस्तुओं में पड़ेगा तो हमारी आंखें उनको जो है उन वस्तुओं को देख सकती हैं। ठीक है, अब ये हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है, या यूँ कहें पहली हेडिंग है वो है पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। हम लोग ने इन तीनों ही जो यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं इनका हम अध्याय 4 में इनका ऑलरेडी पढ़ चुके थे। पारदर्शी क्या होती हैं, अपारदर्शी क्या होती हैं और पारभासी क्या होती हैं। इन्हें एक बार और इस अध्याय में भी एज अ डेफिनेशन हम देख सकते हैं। देखिए क्या है, यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते हैं तो वह कैसी वस्तु होंगी? अपारदर्शी। यानी कि अपारदर्शी वस्तु वो होती हैं जिनके हम आर पार नहीं देख सकते हैं। ठीक, यदि आप किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है। ऐसी वस्तु को हम पारदर्शी कहते हैं। ऐसी वस्तु जिसके हम आर पार देख पा रहे हैं, यानी कि उससे प्रकाश जो है वो आर पार हो जा रहा है, तो ऐसी वस्तुओं को हम पारदर्शी कहेंगे। फिर कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें हम आर पार देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं देख सकते, ऐसी वस्तुओं को हम पारभासी कहते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट है उसमें ही ये जो पारदर्शी और जो अपारदर्शी और पारभासी जो वस्तुएं हैं इन्हें यहाँ पे दिखाए गए हैं। क्रियाकलाप फर्स्ट में हमें क्या करना है
कि हमें अपने चारों ओर जो हम डेली मतलब रूटीन में, दैनिक जीवन में हम लोग जो भी वस्तुएं हम लोग देखते हैं जो हमारे आसपास हैं, उन्हें हम क्या करें, एकत्र कर लें उन सभी वस्तुओं को। जैसे कि ये रबर, प्लास्टिक और स्केल, पेन, पेंसिल, प्लास्टिक की स्केल, नोटबुक, कागज़ की शीट और कागज़ या फिर कपड़े का टुकड़ा, ये सब हम ले सकते हैं। ठीक है, जो भी हमें मिल जाए उन्हें एकत्र करें। उसके बाद हम क्या करेंगे, उनसे, उन वस्तुओं से जो हमने एकत्र की हैं उनसे दूर रखी हुई जो वस्तु हैं उनको हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या उन वस्तुओं के अंदर से हमें दूर रखी हुई जो वस्तुएं हैं वो हमें दिखाई दे रही हैं कि नहीं। जैसे ये लड़का देखने की कोशिश करे कागज़ पेपर से। ठीक है, तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या जो दूर रखी हुई वस्तुएं वो हमें दिखाई दे रही हैं कि नहीं। इसी को ही, ये सारणी दी गई है, सारणी में 3 ब्लॉक हैं, एक में वस्तु और पदार्थ दिया गया है, दूसरे में वस्तु के पार देखना संभव है, तो कैसा संभव है, पूर्णतः संभव, आंशिक या बिल्कुल भी नहीं देख सकते, और तीसरे में है अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी कि वस्तु कैसी है। ठीक है, इन तीनों के आधार पर। तो यहाँ पे हम अपना जो हम आकलन करेंगे, हम जो अपना ऑब्जर्वेशन करेंगे उसे यहाँ देना है, एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं है जो हम खुद देख पा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया पेंसिल। पेंसिल जो होती है, पेंसिल के जब हमने आर पार देखने की कोशिश की तो हमें ये लगा कि पेंसिल के आर पार हम किसी भी चीज़ को, पेंसिल से पार होकर के हम बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते। तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो जाएगा और वस्तु कैसी होगी, अपारदर्शी हो जाएगी। दूसरा है रबड़ की गेंद। रबड़ की गेंद से भी हम बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो जाएगा और वस्तु अपारदर्शी हो जाएगी। लिखने की कागज़ की शीट, यहाँ पे जो स्टेटमेंट बोला गया है, पूर्ण विश्वास नहीं, कहने का मतलब है यहाँ पे जो लिखने की कागज़ की शीट है उसकी वैरायटी पे डिपेंड करता है कि अगर कागज़ की शीट हल्की है तो हो सकता है कि वो पारभासी की तरह जो है कार्य करे और हमें आर पार हल्का फुल्का, मतलब इतना आभास हो कि है क्या चीज़। ठीक है, तो ये ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कुछ शीट ऐसी होती है जो मोटी होती है जिनसे बिल्कुल भी हमें नहीं दिखाई देता है, तो ये डिपेंड करेगा शीट की क्वालिटी पर। ठीक है, तो यहाँ पे है कि हम देखते हैं कि किसी वस्तु या फिर पदार्थ वो अपारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी होना इस पर निर्भर करता है कि वह वस्तु अपने अंदर से होकर जाने वाला जो प्रकाश है वो पूर्णतः प्रकाश जा रहा है या आंशिक या फिर बिल्कुल भी नहीं गुजर रहा है। तो ये इस पर डिपेंड करता है, यानी कि ये तीनों क्वालिटी जो अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी की जो क्वालिटी है पदार्थ की, वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती हैं कि इन वस्तुओं से प्रकाश पूर्णतः गुजर रहा है या फिर जो है आंशिक रूप से गुजर रहा है या फिर बिल्कुल भी नहीं गुजर रहा है। इस पर ये तीनों क्वालिटी डिपेंड करेंगी। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी छायाएं। वास्तव में छाया क्या होती है, तो देखिए क्रियाकलाप में क्या दिखाया गया है। अब प्रत्येक अपारदर्शी वस्तु को धूप में, जमीन में कुछ ऊंचाई तक एक एक करके पकड़िए, यानी कि हमने कुछ अपारदर्शी वस्तुएं ले ली, उनको हमने क्या किया, धूप में हम गए और एक एक करके हमने उसको कुछ ऊंचाई तक हमने उसको उठाया। तो हमने देखा कि धरती पर हमें क्या दिख रही है, एक काला धब्बा जैसा हमें दिख रहा है। धरती पर बना ये जो काला जो गहरा धब्बा है इसी को हम क्या कहेंगे, छाया कहेंगे। ठीक है, वो जो उन वस्तुओं की बन रही थी। अब क्या है कि कभी कभी आप वस्तुओं की छाया देखकर वस्तुओं की पहचान भी कर सकते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि छाया वगैरह जो है उसको हम देख करके हम उनकी जो है पहचान कर सकते हैं कि हमने जो परछाई देखी, हमें ऐसा लग रहा है कि वो किसी जानवर की है, और उस जानवर में भी हम उस परछाई से ये भी पहचान सकते हैं कि किस तरीके का जानवर है। ठीक है, कि वो जिराफ है या फिर टाइगर है, तो इनकी परछाई से भी हम ये पता कर सकते हैं, और जानवर है या इंसान है या कोई वस्तु है ये भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे अब एक्सपेरिमेंट दिखा रहे हैं कि क्या है। तो हमें ये देखना है, हमें परछाई देखनी है, तो हम क्या करेंगे, मैदान में कागज़ की एक शीट बिछाएंगे, धूप में जाएंगे, कागज़ की एक शीट बिछाएंगे और कोई ऐसी वस्तु लेंगे, पारदर्शी वस्तु लेंगे जिनके बारे में जो है हम मोस्टली जानते हैं। ठीक है, उसको हम कुछ ऊंचाई तक के लेकर के जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पिक्चर भी दिखाई गई है। कुछ ऊंचाई पर जब हम लेकर के जाएंगे तो फिर क्या होगा कि हाथ में इस प्रकार उसको हम पकड़ें कि उसकी जो छाया है वो ज़मीन पर बने, ज़मीन पर बिछे हुए जो कागज़ शीट है उस पर बने। ठीक है, फिर हम अपने जो मित्र हैं उनसे कहेंगे कि जो छाया बन रही है इसकी बाहरी आरेख जो है उसको खींच लो, तो वो जो है बाहरी आरेख को खींच लेंगे। ठीक है, इस प्रकार हम और भी जो वस्तु हैं उनको ऐसे ही उठा करके उनकी जो है छायाओं का बाहरी आरेख जो है वो खिंचवा लेंगे। अब हम अपने कुछ अन्य मित्रों से कहेंगे कि जो छायाएँ जो हमने देखी वो उनका जो बाहरी आरेख जो खिंचा हुआ है उनको पहचानने की कोशिश करिए कि आखिर ये जो है कौन सी, मतलब कि इसकी सही पहचान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये हमें यहाँ पे देखना है। तो उसके बाद है कि क्या आप अपनी छाया किसी अंधेरे कमरे में, ये हो गया कि अपने दोस्तों से भी हमने पूछा और खुद भी कोशिश की। अब यहाँ पे इन्होंने देखा है कि ये सारा काम जो हमने किया था वो धूप में बाहर किया था। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं क्या आप अपनी छाया किसी अंधेरे कमरे में अथवा रात्रि में जब कोई प्रकाश नहीं होता है तब देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या आपको उस समय भी कोई छाया दिखाई देती है जब कमरे में प्रकाश स्रोत के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं हो। ऐसा प्रतीत होता है कि छाया देखने के लिए हमें कोई प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए। 2 क्वेश्चन यहाँ पूछा था। पहला क्वेश्चन ये था कि ये जो छाया हम देख रहे थे वो दोपहर में हम देख रहे थे सूर्य की रोशनी में,
तो क्या ये जो छाया हम जो देख रहे हैं या छाया हमको जो काला धब्बा जो दिखाई दे रहा है, क्या वो एक अंधेरे कमरे में दिखाई दे सकता है जहाँ पे किसी भी तरीके की कोई रोशनी नहीं है, या फिर रात के समय में हमें दिखाई दे सकता है? तो पहला क्वेश्चन यही पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन ये पूछने की कोशिश की है कि एक ऐसा रूम है जहाँ पे रोशनी तो है, यानी कि जो मतलब कि रोशनी है, प्रकाश का तो स्रोत है, लेकिन वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वहाँ पे कोई भी वस्तु नहीं है, कोई भी अपारदर्शी वस्तु नहीं। तो तब क्या ये जो है हमको जो परछाई है वो दिखेगी? तो यहाँ पे उसी का आंसर भी नीचे दे दिया गया है कि इन सबको देखने पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि छाया बनने के लिए एक तो पहला प्रकाश स्रोत होना चाहिए और दूसरा कि एक कोई अपारदर्शी वस्तु का होना ज़रूरी है। यानी कि प्रकाश स्रोत जब प्रकाश स्रोत का जो रास्ता है उसके बीच में जब कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तभी उसके तो वो जो हिस्सा जितनी दूरी में वो अपारदर्शी वस्तु होगी उसके पीछे वाला हिस्सा ही क्या बना लेगा? छाया बना लेगा। ठीक है, तो यही जो है क्रियाकलाप 2 में बताया गया। तो उसके बाद है क्रियाकलाप 3। क्रियाकलाप 3 जो है इसमें क्या करना है? ये एक ऐसा क्रियाकलाप है जिसे आपको कैसे करना है? अंधेरे में करना है। ठीक है, अब क्या करना है इसमें? शाम होते ही अपने कुछ मित्रों के साथ एक टॉर्च लेकर गत्ते की एक बड़ी शीट लेकर के किसी खुले मैदान में जाएं। उसके बाद टॉर्च को ज़मीन के समीप ले जा करके ऊपर की ओर इस तरीके से जलाएं कि टॉर्च का जो प्रकाश है वो आपके मित्र के चेहरे पर पड़े। ठीक है, अब आपके पास प्रकाश का स्रोत भी है, प्रकाश के पथ में आने वाली जो अपारदर्शी वस्तु है यानी आपका मित्र वो भी है। तो ये सारी चीज़ें हमको मिल रही थी एक छाया बनने के लिए। लेकिन अब क्या चीज़ कमी है वो देख लेते हैं। तो आपके मित्र के पीछे पेड़, इमारत अथवा कोई अन्य वस्तु ना हो तो क्या तब भी आपके मित्र के सिर की छाया दिखाई देगी? तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जो वहाँ छाया नहीं है, वास्तव में टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के सिर के पार नहीं होता है। मतलब हम यहाँ पे ये जो क्रियाकलाप 3 है इसमें सिंपल ये बताया गया है कि 2 चीज़ हमको चाहिए थी। एक तो जो है प्रकाश का एक स्रोत चाहिए था, उसके बीच में जो है कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए थी छाया बनने के लिए। ठीक है, तो इस क्रियाकलाप में ये दोनों चीज़ें मौजूद थी, दोनों ही चीज़ें थी। अब जो टॉर्च का जो प्रकाश है वो मित्र जो था उसके ऊपर पड़ भी रहा था, लेकिन क्या रीज़न था कि उसके पीछे कोई दीवार कुछ भी नहीं, एकदम खुला माहौल था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। और लेकिन जब कोई भी चीज़ पीछे एकदम खुला जो है माहौल था, कोई ना दीवार थी ना कोई इमारत थी, कुछ भी नहीं था, तो तब ही हमें परछाई नहीं दिख रही थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही हुआ कि भाई अगर जो है परछाई तो बनी रही होगी ना, क्योंकि जो टॉर्च का प्रकाश जो मित्र का जो सर है उससे तो आर पार होएगा नहीं टॉर्च का प्रकाश, इतना तो तय है। अगर आर पार नहीं हो रहा है तो परछाई बन रही है। ठीक है, लेकिन हमें दिख नहीं रही है। तो इसका रीज़न क्या है, क्या कमी है कि हमें दिख नहीं रही है? तो यहाँ पे देखिए कि अब हमारा जो कोई अन्य जो दोस्त है उससे हम क्या कहेंगे कि वह अन्य मित्र जो है वो गत्ते की जो शीट साथ में लेकर के आए थे उससे जो मित्र जिसके ऊपर टॉर्च की रोशनी पड़ रही है उसके पीछे लेकर के खड़े हो जाएं। तब हम क्या देखेंगे कि अब जैसे ही हमने वो शीट लेकर के खड़े हुए तो हमें उसमें उसकी परछाई दिखने लग गई। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ चित्र भी दिखाया गया है, देखिए यहाँ पे कि हाथों की परछाई से कुछ जंतुओं की जो है छायाएं बनाई गई हैं और खासकर उसके लिए जो है पर्दे का होना ज़रूरी है। यहाँ पे एक पर्दा यूज़ किया गया और यहाँ पे दीवार वगैरह भी बनाया गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो क्रियाकलाप था उसका निष्कर्ष क्या निकला। इस प्रकार छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है। क्रियाकलाप जो थर्ड है उससे यही निष्कर्ष निकला कि अगर जो है मतलब कि जो छाया बनना है तो छाया बनने के लिए प्रकाश का स्रोत भी होना ज़रूरी है, उसके बीच में जो अपारदर्शी वस्तु उसके बीच में रुकावट के रूप में जो आ रही है उसका होना भी ज़रूरी है और उसके पीछे किसी पर्दे का होना भी ज़रूरी है। तो ये जो पर्दा है वो दैनिक जीवन में हमारे लिए कैसे जो है बनता है, जैसे ज़मीन है, कमरे की दीवार है, इमारतें या अन्य कोई भी ऐसी सतह जो हमारे दैनिक जीवन में हमें दिखाई देने वाली जो छाया जिन पर हमें जो हमारी जो छाया है वो दिखाई दे रही है वो हमारे लिए पर्दे की तरह कार्य करती हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे हमने अभी नीचे देखा कि छाया जो होती है वो हमें वस्तुओं की आकृति के बारे में कुछ जानकारी भी प्राप्त करती है। जैसे कि हमने अभी आपको बताया था कि जैसे परछाई से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इंसान की है, कि जो है किसी जानवर की है, किसी वस्तु की है, और जानवर भी कौन सी वैरायटी का है, इन सब की हम जानकारी परछाई से कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ये जो छाया होती है वो हमें उसकी जो आकृति है वो भ्रमित भी करती है। नीचे जो चित्र था अभी जो हमने पहले देखा था कि हाथों से कुछ चित्र बना रहे थे, तो उसमें क्या था कि ये जो छाया है, अब हम चित्र जो है वो तो हम हाथों से बना रहे हैं लेकिन बन किसका रहा है, जानवरों का बन रहा है। तो हमें ऐसा लगेगा कि ये जानवर हैं, लेकिन असल में वो जानवर नहीं होंगे, वो क्या होगा, हाथ का चित्र होगा। ठीक है, तो ये जो छाया जो होती है वो हमें भ्रमित भी कर सकती हैं। तो ये भी चीज़ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा क्रियाकलाप है क्रियाकलाप 4। इसमें क्या है
स्कूल के मैदान में धूप में एक कुर्सी रखिए और आप कुर्सी की छाया का अवलोकन करिए। धूप में कुर्सी रख करके उसका अवलोकन करना है। ठीक है, फिर है, क्या छाया से जो कुर्सी की जो सही आकृति, उसकी एग्जैक्ट आकृति है, क्या उसका ज्ञान हो रहा है छाया से? पहला क्वेश्चन है, यदि आप कुर्सी को थोड़ा और घुमा दें तो कुर्सी की छाया की जो आकृति है उसमें किस प्रकार का परिवर्तन आएगा? दूसरा क्वेश्चन, फिर एक पतली नोटबुक लेकर के उसकी छाया को देखिए। एक पतली नोटबुक लिए, उसकी छाया को देखिए। इसके बाद एक आयताकार डिब्बा लीजिए, उसकी छाया को देखिए। क्या दोनों छायाएं जो हैं वो समान प्रतीत हो रही हैं? ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन को अगर हम देखें कि जो हमने धूप में एक कुर्सी रखी थी और हमने उसकी छाया का अवलोकन कर रहे थे, और ये हमने कहा था कि जो उसकी सही आकृति है, क्या जो उसकी छाया में जो आकृति बन रही है तो वो उसकी तरह बन रही है? तो ये एग्जैक्ट चीज़ें नहीं बनती हैं। बस हमें इतना छाया से खाली इतना अंदाज़ा हो पाता है कि हाँ, वो जो छाया है वो एक कुर्सी की है, इतना अंदाज़ा हो पाएगा। तो एग्जैक्ट अगर हम चाहें कि उसकी एग्जैक्ट आकृति बने तो ऐसा नहीं संभव है। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि अगर हम थोड़ा घुमा दें तो घुमाने पर वो सूर्य की कौन सा हिस्सा सूर्य की ओर पड़ रहा है, डिपेंड उस पर करेगा। तो जो हिस्सा सूर्य की ओर पड़ रहा है वही जो है वो छाया में दिखाई देगा। ठीक है, तो ये इसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। उसके बाद है पतली नोटबुक है, उसको अगर जो है उसको मतलब कि रखें तो उसकी छाया कैसी बनेगी? और एक जो है आयताकार डिब्बा लिया है, भाई देखिए आयताकार हमने डिब्बा लिया है तो उसकी जो है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी होगी। और पतली जो नोटबुक है उसकी लंबाई, उसकी जो ऊंचाई है, लंबाई चौड़ाई तो होगी लेकिन ऊंचाई बहुत एकदम माइन्यूट सी होगी, मतलब ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो उसका अगर हम पतली नोटबुक का एक समतल जो है उसकी सतह बन जाएगी। और जो डब्बा है वो उसके डिपेंड करेगा कि उसकी कौन सी सतह सूर्य की ओर हो रही है, तो जो सतह होगी उसी के आधार पर उसका चित्र बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है कि विभिन्न रंगों के पुष्प अथवा अन्य वस्तुएं लेकर के उनकी छायाओं का अवलोकन कीजिए। उदाहरण के लिए जैसे लाल गुलाब, पीला गुलाब, ये सब ले सकते हैं। और वस्तुओं के रंग भिन्न भिन्न है तो क्या जो छाया उनकी बनेगी वो भी भिन्न भिन्न होगी। हमें पता है कि भाई देखिए छाया जो है वो सिंपली क्या है, एक काला धब्बा है, बस इतना है, जो कि सूर्य के प्रकाश में आने पर एक काला धब्बा बन रहा है। तो अब वो छाया बस एक काला धब्बा है, तो हम गुलाब चाहे किसी भी रंग का ले लें, हमें जो गुलाब का जैसा शेप होगा खाली वो परछाई में दिखेगा, ना हमको कोई उसका रंग दिखेगा ना ही और कोई चीज़। ठीक है, मेनली हमको कोई उसका कलर में कोई भी वो वेराइटीज़ नहीं दिखेंगी। उसके बाद है, एक लंबा बॉक्स लीजिए, उसके बाद जो है पृथ्वी पर बनी उसकी जो छाया है उसको ध्यान से देखिए। जब आप बॉक्स को इधर उधर गति कराते हैं तो उस समय आप छाया के आकार में होने वाले जो परिवर्तन है उसको देख सकते हैं। तो बॉक्स की जो छाया है वो कब छोटी बन रही है, कब उसकी फलक मतलब कि कब छोटी बन रही है, कब बड़ी बन रही है, इसको हमें देखना है। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं, हमने अभी आपको बताया था कि हमने अगर एक बॉक्स लिया है तो बॉक्स में लंबाई, चौड़ाई, उसकी ऊंचाई वगैरह सब कुछ होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये हमें अंदाज़ा तभी लग पाएगा कि जो बॉक्स है उसकी आकृति कब छोटी हो रही है और कब वो लंबी हो रही है। वो डिपेंड करेगा कि जो बॉक्स है उसका कौन सा हिस्सा, कौन सी सतह जो है वो सूर्य की ओर हो रही है। ठीक है, तो जो सूर्य की ओर होगी उसी तरीके का उसका शेप बन जाएगा। और इसके ये यहाँ पे सिर्फ बॉक्स की ही स्थिति नहीं, सूर्य की भी स्थिति होती है कि सूर्य की स्थिति वो एकदम एग्जैक्ट उसके सर पे आ रही है या फिर उसके जो है एकदम थोड़ा पीछे की तरफ जा रही है। जैसे कि हमारी खुद की जो परछाई होती है वो हमें पता है कि जो हमारी सबसे छोटी परछाई होती है वो जो दोपहर का जो 12 बजता है तो सबसे छोटी परछाई बनती है। ठीक है, तो ये इसी के ही आधार पर जो है परछाइयों का ये हो जाएगा कि सूर्य की भी स्थिति डिपेंड करती है और यहाँ पे जो बॉक्स है उसकी भी स्थिति डिपेंड करती है। ठीक, उसके बाद है, आइए इस लंबे बॉक्स का प्रयोग करके हम एक सरल कैमरा बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक सरल कैमरा है जिसे सूची छिद्र कैमरा हमने कहा है। तो शायद आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो कैमरा है, कैमरा बनाने के लिए हमें बहुत सी सामग्री की ज़रूरत है, लेकिन ये जो कैमरा है सूची छिद्र कैमरा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्रियाकलाप में देखते हैं कि कैसे ये कैमरा बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे है, दो ऐसे बॉक्स लीजिए जिनमें से एक बॉक्स दूसरे के भीतर बिना किसी अंतराल के खिसक जाए। मतलब कि बिना किसी जो है आराम से एक बॉक्स जो है वो दूसरे बॉक्स के अंदर एकदम आराम से जो है खिसक करके अंदर चला जाए, तो ऐसा बॉक्स हमें लेना है। दोनों बॉक्स के एक छोटा सा फलक, मतलब कि दोनों बॉक्स का जो छोटा फलक है उसको हम काट के हटा दें। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि जो बड़ा मतलब बीचों बीच में उनका एक फलक काट करके हटा देंगे। उसके बाद इसी प्रकार जो छोटा बॉक्स है उसका भी फलक काट करके हटा दें। तो जो पहला जो बड़ा वाला जो बॉक्स था उसका जो फलक हमने काटा था उसकी सामने वाली जो है फलक जो थी उसकी, वहाँ पे हम छोटा सा छेद कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार छोटे जो है बॉक्स जो था उसका भी हम फलक काट करके उसके सामने वाला जो है फलक होगा वहाँ पर हम एक वर्गाकार आकृति की भुजा 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर की लंबाई चौड़ाई में उसे हम काट लेंगे। और इस कटे हुए भाग पर हम ट्रेसिंग पेपर, पारभासी पर्दा जो है उसको चिपका कर हमें क्या करेंगे, ढक देंगे।
और इस प्रकार छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में इस प्रकार खिसकाएंगे कि जो छोटा बॉक्स है वो पारभासी जो इसके ऊपर जो ट्रेसिंग पेपर लगा हुआ है वो पर्दे के बड़े बॉक्स के भीतर वाला जो है हिस्सा है जहाँ पे वो छेद बना हुआ उधर जाए, यानी ये पर्दा वाला हिस्सा जो है वो बॉक्स के अंदर वाले हिस्से की तरफ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार सूची छिद्र कैमरा हमारा तैयार हो जाएगा। तो पिक्चर में एक बार देख लेते हैं। देखिए, एक बड़ा बॉक्स लिया जिसकी ये वाली सतह हमने जो है काट करके हटा दी, सामने वाली सतह पे एक छिद्र बना। ऐसे ही छोटा बॉक्स लिया जिसकी ये वाली सतह हमने काट दी, इसके सामने वाले छिद्र पे हमने एक जो है आयताकार जो है बॉक्स बनाया और उसके ऊपर हमने ट्रेसिंग पेपर लगा दिया। फिर इस बॉक्स को ऐसा हमने लिया था कि ये एक दूसरे के अंदर है और इसका ये वाला जो भाग था ये आयताकार वाला, उससे जो है हमने दूसरी वाली की बॉक्स के अंदर वाली सतह की तरफ हमने इसको कर दिया। तो ये हमारा जो है वो कैमरा बन गया। सूची छिद्र कैमरा लेकर के छोटे बॉक्स के खुले हुए सिरे से अब हम देखेंगे। तो देखने के लिए हमें क्या करना है, हम अपना सर और सूची छिद्र पूरा कैमरा जो है उसे काले कपड़े से ढक देंगे। ठीक है, देखिए काले रंग के कपड़े से हम उसको ढक लेंगे। अब सूची छिद्र कैमरे से दूर रखी हुई जो वस्तुएं हैं जैसे पेड़ हैं, इमारतें हैं, उनको देखने का प्रयत्न करेंगे। सुनिश्चित करेंगे कि जिस वस्तु को हम देख रहे हैं, आप सूची छिद्र कैमरे से देखना चाह रहे हैं, वह सूर्य की तेज जो धूप है उसमें रखी हो। ठीक है, अब छोटे बॉक्स को सूची छिद्र के बने हुए बड़े बॉक्स में आगे पीछे खिसकाएंगे ताकि उसका ट्रेसिंग पेपर पर सही तस्वीर मिल सके। तो सूची छिद्र कैमरा जो हमने बनाया था उसमें मेनली हमको यही देखना था कि वो उसकी छिद्र से जो हम किसी भी पेड़ या फिर जो है इमारत का जो प्रतिबिंब हम बना रहे थे, अंदर वाला बॉक्स उसको आगे पीछे करके हमें इस तरह मतलब कि तब तक हमें उसको सेट करना है जब तक कि उसका प्रतिबिंब वो जो ट्रेसिंग पेपर है उस पर पूरी तरीके से ना आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या सूची छिद्र कैमरे का जो प्रतिबिंब है वो अपनी छायाओं से भिन्न है। प्रतिबिंब यहाँ पे इमेज बन रही है। ठीक है, इमेज अगर बन रही है, छाया सिंपल एक काला धब्बा होता है। ठीक है, अब वो जैसी जो भी वस्तु होगी उसी की आकृति का वो बन जाएगा। डिपेंड ये करता है कि जो है जो रोशनी है वो किधर से पड़ रही है। प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब हो सकता है कि हम प्रतिबिंब हमारा जो है ब्लैक भी बन जाए, हो सकता है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो एग्जैक्ट जैसा है वैसा भी बने। क्योंकि देखिए प्रतिबिंब की सिंपल अगर डेफिनेशन देखी जाए तो अगर हम किसी दर्पण में अपना चेहरा देख रहे हैं तो हमें वो हम अपना चेहरा जिस भी रूप में काला देख रहे हैं, गोरा देख रहे हैं या कलरफुल देख रहे हैं तो हमें वो प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो प्रतिबिंब की अगर डिफिनेशन देखा जाए तो यही सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखिए क्या है, सूची छिद्र जो है वो कैमरे के सूर्य के तीव्र प्रकाश में सड़क पर गतिमान वाहनों एवं व्यक्तियों को देखें। अब ये जो कैमरा जो था उससे हमें सड़क पर जो गतिमान वाहन है और जो है व्यक्ति हैं उनको हम देखेंगे। तो क्या कैमरे के द्वारा देखे गए जो चित्र या जो व्यक्ति हैं, वस्तु हैं, उनके रंग को दर्शाएंगे। अब प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब जो है वो पूरी तरीके से बनेगा तो उनके रंग वगैरह उनको सबको हम देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या ये जो प्रतिबिंब है वो सीधे या उल्टे बनेंगे। तो ये जो चलती हुई जो वस्तुएं हैं या फिर जो है चलते हुए जो लोग हैं, इनका जो प्रतिबिंब बन रहा है जो हम इस कैमरे से देख रहे हैं वो उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, क्योंकि जो वास्तविक जो लेंस का एक काम जो करता है तो अक्सर करके जो वास्तविक लेंस जो होता है, वास्तविक जो इमेज बनती है वो हमेशा उल्टी बनती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, आइए अब हम क्या करें कि सूर्य का जो सूर्य जो है उसका इसी कैमरे से हम उसका प्रतिबिंब बनाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें थोड़ी सी व्यवस्था चेंज करनी होगी। हमें गत्ते में एक बड़ी शीट चाहिए होगी, गत्ते की एक बड़ी शीट जिसके मध्य एक छोटा सा सूची छिद्र होगा। ठीक है, उसके बाद गत्ते की शीट को सूर्य की तरफ इस प्रकार पकड़ें कि उसकी छाया साफ क्षेत्र में बने, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे एग्जैक्ट बगैर किसी ऑब्स्ट्रक्शन के वहाँ पे बन सके। तो क्या आप सूर्य का वृत्ताकार प्रतिबिंब गत्ते की शीट की छाया के मध्य देखेंगे। हमने छेद बनाया है तो छेद से अगर देखा जाए तो छेद हमारा राउंड सर्कुलर होता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि अब सूर्य का प्रकाश अगर उस पर पड़ रहा होगा तो उसका वृत्ताकार ही हमको प्रतिबिंब मिल जाएगा। ठीक है, उस छाया में। अब आगे देखिए, यहाँ पे है कि अपनी जगह से सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का सूची छिद्र प्रतिबिंब देखें। यानी कि अब हम जो सूर्य ग्रहण होता है उसका भी सूची छिद्र प्रतिबिंब देखेंगे इस कैमरे के द्वारा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सूर्य ग्रहण से पहले हमें कुछ इंतजाम कर लेने होंगे। जैसे कि क्या करना है कि सूची छिद्र जो कैमरा है उसका छिद्र और पर्दे को इस तरह से व्यवस्थित कर लें कि सूर्य का प्रतिबिंब पर्दे पर एकदम साफ बने। तो पहले से ही उसको एडजस्ट कर लें। उसके बाद है सूर्य ग्रहण जब आरंभ हो जाए तो सूर्य का सूर्य का जो प्रतिबिंब है उसे हम देखें। तो जब हम उसको देखेंगे तो हमें पहले तो एकदम एग्जैक्ट दिखेगा, जैसा सर्कुलर एकदम चमकता हुआ जो दिख रहा है।
धीरे धीरे हम अवलोकन जब उसका करेंगे तो हम ये देखेंगे ग्रहण जैसे जैसे शुरू होगा वैसे वैसे जो इसका प्रतिबिंब है उसका एक भाग धीरे धीरे काला होता चला जाएगा। और फिर यहाँ पे एक कुछ सावधानी दी गई है कि हमें सूर्य को सीधा कदापि नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जो आंखें हैं उनके लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है। फिर है प्रकृति में भी, ये तो हमने जो कैमरा बनाया था उसका काम हो गया। अब जो नेचर जो ये कैमरा बना रही है वो कैसे बना रही है, देखिए प्रकृति जो है वो भी एक रोचक सूची छिद्र कैमरा है। नेचर, कभी कभी क्या होता है, हम ऐसे वृक्ष के नीचे गुजरते हैं जिसमें ढेरों पत्तियां होती हैं, तब हमें उस पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई देते हैं। तो हम क्या देखते हैं, बहुत सारी पत्तियां होती हैं तो हम देखते हैं कि नीचे जो है सूर्य के कुछ धब्बे दिख रहे हैं। जितनी उतनी ही दूर जो है सूर्य के धब्बे दिखेंगे, जितनी दूर जो है वो रोशनी, मतलब कि सूर्य की जो प्रकाश की रोशनी है वो उसमें से गुजर पा रही है पत्तियों से। तो वास्तव में ये जो वृत्ताकार प्रतिबिंब सूर्य के जो सूची छिद्र से बन रहा था, वो पत्तियों के बीच में खाली स्थान जो है उससे भी ये उसी प्रकार बन सकता है। तो इसका उसी की भांति वे व्यवहार कर सकते हैं। इन खाली स्थानों में सभी प्रकार की अनियमित आकृतियां होंगी। अब पत्तियों का ये खाली जो स्थान है वो कोई ज़रूरी तो है नहीं वो सर्कुलर हो, ठीक है, तो सभी प्रकार की आकृतियां होंगी, लेकिन परंतु हम क्या करेंगे, सूर्य की वृत्ताकार प्रतिबिंब ही हम देखेंगे, ठीक है। उसे देख सकते हैं। आगामी सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के प्रतिबिंबों को देखने का प्रयास करें, और ये अत्यंत यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आने वाला अगर सूर्य ग्रहण हो तो उसके प्रतिबिंब को देखने की कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद है, बूझों के मस्तिष्क में एक विचार आया कि हमने जो सूची छिद्र कैमरे से सड़क पर चलते जो लोग देखे थे उनका हमने कैसा प्रतिबिंब देखा था, उल्टा प्रतिबिंब देखा था, ठीक है। तो यही जो हमने अभी पर बताया उसी को यहाँ पे जो बूझो हैं वो भी बताने की कोशिश की है। फिर उसके बाद है कि इन्होंने ये कहा कि जो हमने लोगों को चलते हुए देखा तो हमने उल्टा प्रतिबिंब देखा। तो यहाँ पे क्वेश्चन उसने क्या पूछा है कि सूर्य के जो प्रतिबिंब है क्या उसके साथ भी ऐसा हो सकता है, क्या वे जो प्रतिबिंब जो हमें उल्टे दिखाई दे रहे थे ये ऐसे जो है क्या सूर्य के प्रतिबिंब भी दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं। पहेली भी कुछ विचार कर रही थी, वो भी क्या सोच रही थी, उसने यहाँ पे ये बताया, निश्चय ही ये सभी जो परिणाम जो हम देख रहे थे वो जैसे छायाओं का बनना और सूची छिद्र प्रतिबिंब आदि ये तभी संभव है जब प्रकाश केवल कैसे चले, सरल रेखा में चल रहा हो। यानी कि ये छाया बन रही है और जो ये प्रतिबिंब बन रहा है ये तभी संभव है जब प्रकाश जो होगा वो कैसे चल रहा होगा, सरल रेखा में चल रहा होगा, ठीक है। तो क्रियाकलाप 6 जो है उसमें यही बताया गया है कि जो प्रकाश है वो सरल रेखा में चल रहा है। तो ये कैसे है इसको सिद्ध किया गया है। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि पाइप का एक छोटा टुकड़ा या फिर रबड़ की एक लंबी नली ले लें, ठीक है। कमरे में एक तरफ एक मोमबत्ती को जला कर रख दें और मेज़ के ऊपर जला करके रख दें, और दूसरी तरफ खुद खड़े हो जाएं, दोनों में से कोई भी एक ले करके, जैसे यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। तो रबड़ का पाइप ही लेते हैं, वो ज़्यादा सही है। तो हम क्या करेंगे कि पाइप से मोमबत्ती को देखेंगे तो क्या मोमबत्ती हमें दिखाई देगी। जब हम सीधा एक खड़े होकर के हम पाइप से मोमबत्ती को देखेंगे तो हमें क्वेश्चन पहले पूछा है कि एकदम सीधा खड़े होकर के अगर हम पाइप से मोमबत्ती देख रहे हैं तो क्या हमें वो दिखाई देगी। दूसरा क्वेश्चन है, जब आप मोमबत्ती को देख रहे होंगे तब पाइप को थोड़ा सा मोड़ दीजिए, ठीक है, तब क्या मोमबत्ती दिखाई देगी। फिर है, पाइप को अपने दाईं बाईं ओर घुमाइए, तब क्या मोमबत्ती को देख सकते हैं आप। इनसे निष्कर्ष क्या निकालेंगे, तो निष्कर्ष हमारा यही निकला, जब पाइप सीधा था, ठीक है, तो हमें एग्जैक्ट जो है वो मोमबत्ती की पूरी जो स्थिति थी वो हमें दिखाई दे रही थी कि वो जल रही है। जैसे ही हमने उसको थोड़ा सा फोल्ड किया हमें जो है वो उसकी मोमबत्ती दिखना बंद हो गई। फिर हमने इधर उधर घुमाया तभी भी वही कंडीशन है। तो इससे यही हमको पता चला कि जो प्रकाश जो होता है वो कैसे चलता है, एक सरल रेखा में चलता है। तो जब तक वो हमको सीधा सीधा दिखाई दे रहा था तब तक के सरल रेखा जब तक थी तब तक दिखाई, जैसे ही उसकी जो है जो जगह जो थी वो चेंज हो गई तो हमको दिखना बंद हो गया। तो इस कारण तो आगे क्या बताया गया है, इसी कारण जो अपारदर्शी वस्तु जो होती हैं वो सूर्य के प्रकाश जो सीधी रेखा में चल रहा है उसको रोकने का काम करती है। जब उसको रोकती हैं तभी क्या बनती है, छाया बनती है। नेक्स्ट है हमारा दर्पण तथा परावर्तन। दर्पण और परावर्तन ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा था वो इसी पॉइंट से सारा का सारा निष्कर्ष निकलेगा। तो आइए देखते हैं। जैसे हम सभी हैं वो घर पर दर्पणों का प्रयोग करते हैं। आप दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं, जो आप देखते हैं वो दर्पण में आपके चेहरे का क्या है, परावर्तन है, ठीक है। हम दर्पण के सामने रखी हुई वस्तुओं का परावर्तन भी दर्पण में देखते हैं। कभी कभी हम झील अथवा तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों तथा अन्य वस्तुओं का परावर्तन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें ये समझ में आया कि दर्पण में हम अपना परावर्तन देख रहे हैं। पहली बात तो जो दर्पण होता है वो पारदर्शी नहीं होता, क्योंकि दर्पण होता शीशे का है, लेकिन इसका एक जो सतह उसकी होती है उसको जो है पेंट से उसको पेंट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हम उसके आर पार नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश जो है वो
जब उस पर पड़ता है, दर्पण जो होता है उस पर जब पड़ता है तो उस पर पड़ने के बाद ही हमें जो है वो उसकी उस पर पड़ करके फिर जिस भी वस्तु के ऊपर पड़ेगा तभी हमको जो है वो वस्तु दिखाई देगी। और या तो वो प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ रहा होगा, जैसे हम खड़े हैं, ठीक है, और अगर हम अंधेरे कमरे में खड़े हैं, वहाँ पे अगर दर्पण है तो हमें यही यही नहीं पता चलेगा कि उस रूम में दर्पण भी है, ठीक है, क्योंकि पूरा अंधेरा, वहाँ प्रकाश है नहीं। ठीक, अब क्या है कि अगर लाइट जल जाए, ठीक है, रूम में लाइट जल रही है और हम खड़े हैं दर्पण के सामने, तो लाइट जो होगी, सूर्य का जो प्रकाश होगा वो क्या होगा, हमारी तरफ से होकर के कहाँ पड़ रहा होगा, दर्पण पे पड़ रहा होगा। दर्पण जब उस प्रकाश को हमारी तरफ जो है परावर्तित करेगा तो जो वो हमारी आंखों पे जब पड़ेगा तभी हमें अपना जो चेहरा है वो जो है दर्पण जो है उसमें दिखाई देगा। तो ये जो प्रोसेस थी इसको क्रियाकलाप 7 में भी करके दिखाया गया है। तो इससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे। जैसे इसमें क्या करना है, ये जो क्रियाकलाप है उसे हमें रात्रि के समय में करना है या फिर एक अंधेरे कमरे में करना है। वहाँ पे हम अपने कुछ मित्रों के साथ जाएं और वहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक मित्र को हमने क्या किया, दर्पण दे करके उसको कहा कि कमरे के एक कोने में खड़े हो जाओ। फिर उसके बाद हम खुद जो है वो टॉर्च को लेकर के हम एक जो है कोने में खड़े हो गए और हमने क्या किया, टॉर्च को जो है वो मतलब कि टॉर्च से जो प्रकाश निकल रहा था उसको हमने उंगली से थोड़ा सा ढक लिया और ऐसा प्रकाश निकाला कि उंगलियों के बीच में जो स्पेस है उससे प्रकाश निकले। फिर हमने क्या देखा कि ये जो प्रकाश, उस प्रकाश को हमने किस पे डाला, दर्पण पे डाला। दर्पण पे जैसे ही डाला, दर्पण ने उस प्रकाश जो है उसकी दिशा को बदल दिया। यहाँ पे हमने डाला और इसकी दिशा ऐसे बदल दी, तो जिस दिशा में उसको बदला वहाँ पे एक हमने दूसरे मित्र को खड़ा कर दिया। यानी कि ये सारी प्रोसेस में हमने इन सारी चीज़ों को हमने एक जो है सिस्टमैटिक वे में किया कि जो प्रकाश है हमने इस तरीके से डाला कि उसका जब वो उसकी दिशा बदले तो वो जो प्रकाश है वो दूसरा जो हमारा मित्र है उसके ऊपर उसकी रोशनी जाए। ठीक है, तो यही जो है हमको क्या बता रहा है कि ये प्रकाश का परावर्तन बता रहा है। तो प्रकाश के परावर्तन की जो ये प्रोसेस थी जो हमने यहाँ पे देखी, उसको जो है यहाँ पे देख लेते हैं क्या है कि जो टॉर्च की जो दिशा है वो इस प्रकार समायोजित की कि जो प्रकाश का धब्बा है वो कमरे में जो दूसरा मित्र था उसके ऊपर पड़े। ठीक है, ये क्रियाकलाप हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये क्रियाकलाप जो है वो हमें ये सुझाता है कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कि जो दर्पण है वो हमारे जो दर्पण है उसके ऊपर पड़ने वाला जो प्रकाश है उसकी क्या कर रहा है, दिशा बदल दे रहा है। तो इसी को ही जो है, जो इसकी दिशा बदल दे रहा है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यही वर्णन, यहाँ जो वर्णन किया गया है क्रियाकलाप, ये दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है और उसके अनुदिश, उसकी दिशा में गमन करता हुआ दर्पण से परावर्तित हो जाता है। यानी कि प्रकाश जो है वो सरल रेखा में चल रहा था, वो जैसे ही दर्पण पर पड़ा, दर्पण ने उसकी दिशा परिवर्तित कर दी। अब जिस भी चीज़ के ऊपर वो जो है पलट करके परावर्तित होने के बाद वो प्रकाश पड़ा, वो चीज़ जो है वो दीप्तिमान हो जाएगी, यानी कि वो दिखने लग जाएगी। ठीक है, तो ये क्रियाकलाप 7 से पता चला। अब क्रियाकलाप 8 में देख लेते हैं, इसमें थोड़ा और अच्छे से क्लियर किया गया है। देखिए इसमें क्या किया गया है कि पहले हमने क्या लिया, एक थर्माकोल की एक शीट ली और एक किनारे पर हमने कंघी लगा दी, उसके दूसरे किनारे पर हमने जो है एक दर्पण लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक कंघी लगाई है और यहाँ पे एक दर्पण लगाया है। इसे सूर्य के प्रकाश में रखने पर और फिर हमने क्या किया, इन दोनों को एक हमने रंगीन शीट पर इन दोनों के नीचे हमने एक रंगीन शीट जो है लगा दी। उसके बाद सूर्य के प्रकाश को हमने टॉर्च से, किधर, सूर्य के प्रकाश नहीं, सूर्य के प्रकाश भी कर सकते हैं या कोई जो है सामान्य टॉर्च भी कर सकते हैं, उससे भी हमने रोशनी डाली कंघी की तरफ से। ठीक है, तो जब हमने कंघी की तरफ से रोशनी डाली तो चूंकि कंघी में हम ये देख रहे हैं कि बीच में स्पेस भी है, जो स्पेस है वहाँ से सूर्य का प्रकाश निकल जाएगा और बाकी की जो है जहाँ पे इसकी जो दांत हैं वो क्या है, अपारदर्शी हैं। तो ये जो अपारदर्शी दांत हैं इनका क्या हो जाएगा, इनका जो है इनकी परछाई बन जाएगी और फिर यही परछाई एक तो जो है कंघी से बन रही है और दूसरी दर्पण से भी इसकी जो है उल्टी बन रही है, क्योंकि दर्पण से इसका क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। तो ये दोनों ही देखिए किस तरीके का ये स्ट्रक्चर बना रही है, जालिका रूपी स्ट्रक्चर बना देंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मेरे यही देखा कि इस क्रियाकलाप में हमें ये ज्ञात होता है कि प्रकाश किस प्रकार गमन करता है तथा यह किस प्रकार दर्पण से परावर्तित होता है। तो इस पूरे चैप्टर का जो सबसे मेन निष्कर्ष यहीं पे निकला कि एक प्रकाश जो है वो कैसे चल रहा है, सरल रेखा में चल रहा है। दूसरा, सरल रेखा में जब वो चलता है तो उसके बीच में अगर कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती हैं तो उसके बीच में वो रुकावट, जो है उसके मार्ग में रुकावट बनी, तो जैसे ही वो रुकावट बनी वो जो है उसकी तुरंत पीछे क्या बन जाएगी, उसकी छाया या परछाई बन जाएगी। फिर उसके बाद यही अगर सूर्य का प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ रहा है तो दर्पण क्या कर देगा, इसकी दिशा परिवर्तित कर देगा। यानी कि किसी रूम में रखी हुई जो वस्तुएं हैं लाइट जलने पर जो हमको दिखाई देती हैं वो उसका सबसे बड़ा रीजन परावर्तन है। ठीक है, सूर्य जो भी प्रकाश है, प्रकाश की जो भी जो है स्रोत है, उसके द्वारा जो वस्तुओं से टकरा करके
प्रकाश जो है वो परावर्तन होने के बाद परावर्तित होकर के प्रकाश जब वो हमारी आंखों पे पड़ता है तभी हमें वस्तु दिखाई देती है, उसका रंग, उसका शेप, सब कुछ तभी हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में यही था। और अब हम आगे इसका चैप्टर का जो अभ्यास है उसे भी देख लेते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ पे है चैप्टर के अभ्यास का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, नीचे दिए गए बॉक्सों के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके इसमें जो वाक्य है, जो वाक्य निकल रहा है उसको हमें बताना है। जैसे कि यहाँ पे है, यह अच्छा और अपारदर्शी है बनाती वस्तुएं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो अपारदर्शी वस्तुएं हैं वो क्या बनाती हैं, छाया बनाती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, अपारदर्शी वस्तुएं छाया बनाती हैं। दूसरा यहाँ पे है कि नीचे दी गई वस्तुओं में हमें पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी और दीप्त वस्तु, दीप्त और अदीप्त, हमने यहाँ पे देखा पारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी क्या थी, और दीप्त वो वस्तुएं होती हैं जिनका जो है अपना खुद का प्रकाश होता है, अदीप्त वो वस्तुएं होती हैं जिनका अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो देखिए यहाँ पे है वायु, वायु जो होती है ये पारदर्शी होती है लेकिन अदीप्त होती है। जल जो होता है ये भी पारदर्शी होता है लेकिन अदीप्त होता है। चट्टान का टुकड़ा जो है वो अपारदर्शी होता है लेकिन अदीप्त होता है। एल्यूमिनियम का शीट अपारदर्शी, अदीप्त। दर्पण जो होता है ये भी अपारदर्शी, अदीप्त। लकड़ी का तख्ता अपारदर्शी, अदीप्त। पॉलीथीन शीट जो है ये पारभासी होती है, ठीक है, लेकिन अदीप्त होती है। सीडी पारभासी, अदीप्त। धुआं पारभासी, अदीप्त। समतल कांच की जो शीट है वो पारदर्शी होती है लेकिन अदीप्त होती है। कोहरा पारभासी, अदीप्त। लाल तप्त लोहे का टुकड़ा जो है ये क्या होता है, अपारदर्शी होता है लेकिन ये दीप्त होता है, इससे प्रकाश निकलता है। ठीक है, छाता अपारदर्शी, अदीप्त। प्रकाशमान जो प्रदीप्त नलिका जो है ये भी क्या है, अपारदर्शी है और प्रदीप्त है। दीवार अपारदर्शी और जो है अदीप्त हो जाएगी। ये जो है प्रदीप्ति नलिका जो है इससे प्रकाश निकल रहा है ना, तो ये दीप्त वस्तु हो जाएगी। उसके बाद है कार्बन पेपर की शीट, कार्बन पेपर की शीट जो है ये भी अपारदर्शी है और अदीप्त है। गैस बर्नर की जो ज्वाला, जो आग निकल रही है वो पारभासी होती है और ये जो है क्या होगी, ये जो है पारभासी है और ये अदीप्त है। गत्ते की जो शीट है ये अपारदर्शी है, अदीप्त है। प्रकाशमान टॉर्च जो है वो ये भी अपारदर्शी है और जो है ये दीप्त है। सेल्फिन शीट जो है वो पारभासी है, अदीप्त है। तार की जो जाली है वो भी जो है, तार की जाली जो है वो पारभासी है, ठीक है, और जो है ये भी अदीप्त है। मिट्टी के तेल का जो स्टोव है, स्टोव जलता हुआ स्टोव, ठीक है, तो वो क्या है, पारभासी है और ये अदीप्त है। सूर्य जो है वो जो मिट्टी के तेल का जो स्टोव है वो पारभासी है और साथ में क्या है, मिट्टी के तेल का जो स्टोव है वो अपारदर्शी है और दीप्त है, क्योंकि मिट्टी के तेल के स्टोव से हमें कुछ दिख नहीं रहा है लेकिन इसमें क्या है कि इसमें खुद की इसकी रोशनी निकल रही है ना, तो इसलिए अपारदर्शी है और क्या है, दीप्त है। सूर्य जो है ये भी अपारदर्शी है और दीप्त है, इसकी अपनी खुद की रोशनी है। जुगनू है, अपारदर्शी है, दीप्त है। चंद्रमा जो है ये अपारदर्शी है लेकिन अदीप्त है, क्योंकि इसकी अपनी खुद की रोशनी नहीं होती है, सूर्य की रोशनी से चमकता है। ठीक है, क्वेश्चन 3 में है, क्या आप ऐसी आकृति बनाने के बारे में सोच सकते हैं जो एक ढंग से रखे जाने पर वृत्ताकार छाया बनाए और दूसरे ढंग से अगर रखें तो आयताकार छाया बनाए। तो हमारे पास जो अगर बेलनाकार कोई आकृति है, ठीक है, उसको अगर हम उसके जो ऊपर वाला जो सर्कुलर शेप होता है उसे अगर हम सूर्य की ओर रखें तो जो शेप मिलेगा, जो आकृति मिलेगी वो हमें वृत्ताकार मिलेगी, और उसका जो साइड वाला जो शेप है उसको अगर हम सूर्य की ओर अगर रखें तो हमें आयताकार शेप मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेलनाकार आकृति की कोई भी चीज़ हम ले सकते हैं। चौथे क्वेश्चन में है, किसी अंधेरे कमरे में यदि आप अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखें तो क्या आप दर्पण में अपना परावर्तन देख पाएंगे। अंधेरे जो कमरा है उसमें रोशनी अगर, क्योंकि जो परावर्तन की जो प्रक्रिया है ये सिर्फ और सिर्फ प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है, तो प्रकाश की उपस्थिति अगर नहीं है तो परावर्तन होएगा ही नहीं, तो फिर हम अपनी इमेज का जो है वो इमेज भी नहीं देख पाएंगे अपनी। ठीक है, तो यानी कि अगर हमें अपने दर्पण में अपनी इमेज देखना है परावर्तन के द्वारा तो वो हम सूर्य नहीं, किसी भी चीज़ की प्रकाश की उपस्थिति में हम देख पाएंगे। ठीक है, तो आज का चैप्टर जो है वो हमारा यहीं पे ही ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो 12th चैप्टर होगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।